गुरु प्रेमियों, ओशो का कहा पत्थर की लकीर है। यह हम ऐसे ही नहीं कह रहे। अगर तथ्यों को लेकर चलें तो यही सिद्ध होता है कि जो भी ओशो ने भविष्य को लेकर कहा था वह 100% सत्य होता दिख रहा है। उदाहरण के लिए हम भारत के शेर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर ओशो की कही बात का विश्लेषण करते हैं। गुरु प्रेमियों, आप तो जानते ही हैं कि ओशो ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत की राजनीति का असली नेता और भारत मां का शेर कहा था, परंतु नेताजी की मृत्यु पर रहस्य बना रहा। रिपोर्ट्स की माने तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइपे में विमान दुर्घटना से हुई। कहा जाता है कि विमान जलकर राख हो गया था। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि नेताजी का देह जापानी मिलिट्री हॉस्पिटल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और उसके तुरंत बाद उनके और पायलट के देह की अंत्येष्टि कर दी गई। अब सुनिए ओशो ने इस पूरे विषय पर क्या कहा था। ओशो कहते हैं, नेताजी की मृत्यु एक बड़ा रहस्य है। कहा जाता है कि उन्हें सोवियत यूनियन में देखा गया। माना जाता है कि वे तिब्बत के किसी मठ में रह रहे हैं। वहीं कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिनसे लगता है कि उन्हें स्वयं नेताजी ने गढ़ी हो। मेरी दृष्टि में सुभाष बाबू ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वे युद्ध नीति में पारंगत हैं। मेरी दृष्टि में सुभाष बाबू एक विलक्षण एवं बुद्धिमान व्यक्ति रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि विमान 1945 को ताइपाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके तुरंत बाद शवों को लेकर जापानी मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जिसके तुरंत बाद उनके शवों की अंत्येष्टि कर दी गई। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, न ही कोई चिकित्सीय जांच, यहां तक कि उनके मृतदेह की कोई तस्वीर तक नहीं ली गई। उल्टा उनके शवों की अंत्येष्टि कर दी गई। बात समझ नहीं आती। जब धातु से बना विमान जलकर खाक हो गया हो तो ऐसे में देह कैसे बच सकता था, और अगर देह बचे ही नहीं तो अंत्येष्टि किसकी होगी। अधिक संभावना यही है कि सुभाष को कहीं उतार दिया गया और विमान को जानबूझकर जलाया गया ताकि ब्रिटिश सरकार को लगे कि वे मर चुके हैं। ओशो आगे कहते हैं, मेरा अनुमान यह है कि वे सुभाष थे ही नहीं, वैसे भी वे अंग्रेज साम्राज्य के लिए बड़े खतरा थे। ब्रिटिश सरकार उन्हें जिंदा या मरा हुआ पकड़ना चाहती थी। ऐसे में यह अच्छा बहाना बन गया कि वे अब मर चुके हैं और उनकी अंत्येष्टि भी कर दी गई है। परंतु अगर ऐसा था तो ताइपे की सरकार कुछ तो प्रमाण देती, जैसे कोई फोटो इत्यादि, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा ताइवान की सरकार ने ऑफिशियल रिपोर्ट जारी कर ऐलान कर दिया कि सुभाष बाबू की मृत्यु हो चुकी है। यह जल्दबाजी में हुआ था। सुभाष बाबू जैसे व्यक्ति के लिए मरणोपरांत फोटो खींचना अनिवार्य होता। वैसे भी अगर ऐसा था तो शवों को ताइवान की सरकार भारत भेजती, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरा अनुमान यही कहता है कि वे सुभाष चंद्र बोस थे ही नहीं, और सरदार चंचल सिंह का भी यही मानना था। गुरु प्रेमियों, जिस सरदार चंचल सिंह का जिक्र ओशो यहां कर रहे हैं, वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सेना में प्रमुख रहे। एक समय ऐसा भी था जब सरदार चंचल सिंह का ओशो के साथ उठना बैठना था। गुरु प्रेमियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिटिश सरकार नेहरू जी और गांधी जी को उतना खतरा नहीं मानती थी जितना कि सुभाष बाबू को। एक तरफ जहां नेहरू जी और गांधी जी जैसे राष्ट्र नेता ब्रिटिश सरकार के साथ लगातार संपर्क में थे, वहीं सुभाष जी को छुपते छुपाते रहना पड़ रहा था। सुभाष चंद्र बोस भारत में असुरक्षित महसूस कर रहे थे। आखिर ऐसा क्यों था, इसका जवाब ओशो ने स्वयं दिया था। उनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार जानती थी कि अगर भारत की सोई हुई जनता को कोई जगा सकता था तो वे सुभाष चंद्र बोस ही थे, और अगर ऐसा होता है तो भारत को संभालना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा।
सुभाष चंद्र बोस भी इस बात को भली भांति जानते थे, इसीलिए वे अपने आप को छुपाते रहे। उनका जिंदा रहना भारत के लिए अति आवश्यक था, इसीलिए उन्होंने अपना ही रास्ता खोजा। परंतु एक बार पुनः हम ओशो की उसी बात पर आते हैं जो उन्होंने 35 वर्ष पहले कही थी। ओशो ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि सुभाष बाबू की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में हुई थी और यह संभव है कि सुभाष इसके बाद भी जीवित रहे हों। इस बात के प्रमाण अब मिलने लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई स्वतंत्र अन्वेषकों ने इस विषय पर उल्लेखनीय कार्य किया है, जिससे पता चलता है कि संभवतः सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा के नाम से फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में वास कर रहे थे। गुरु प्रेमियों, हम आपको बता दें कि गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस के विषय पर लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि दोनों व्यक्ति एक ही थे, परंतु इस पर खोजबीन करने की बजाय तब की सरकार ने इस पर चुप्पी साधने का काम किया। हालांकि समय समय पर कई कमीशनों का गठन हुआ जिन्होंने सुभाष बाबू की मृत्यु पर शोध किया और अपना पक्ष रखा। 1956 में शाहनवाज कमेटी का गठन हुआ। उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि सुभाष जी की मृत्यु रहस्यात्मक है, परंतु इस पर विश्वास के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। 1970 में जीडी खोसला कमीशन ने इस पर शोध किया। जीडी खोसला भारत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे। रिपोर्ट में कहा गया कि सुभाष जी की मृत्यु विमान दुर्घटना में ही हुई थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ताइपे रिकॉर्ड्स में दुर्घटना होने का कोई उल्लेख नहीं है और न ही किसी विमान का जिसमें सुभाष चंद्र बोस चढ़े हों। कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि यह निष्कर्ष तथ्यों के अभाव में ताइपे सरकार की कई बातों पर आधारित है। गुरु प्रेमियों, जरा सोचें, जब तथ्य ही साथ न हो और न ही कोई ठोस प्रमाण, तो निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है। खैर, रिपोर्ट के बावजूद रहस्य बना रहा। 1999 में मुखर्जी आयोग का गठन हुआ। जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट में बताया गया कि जैसा दावा किया जा रहा है, साल 1945 में बताए गए स्थान पर कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। इस हादसे का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कमेटी ने यह भी कहा था कि ताइपे के जिस आर्मी अस्पताल में नेताजी की मौत का दावा किया जा रहा है, उसका कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं था। मुखर्जी आयोग ने यह भी दावा किया था कि जापान के मंदिर में रखे अवशेष नेताजी के नहीं हैं। गुरु प्रेमियों, मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। जो भी हो, यहाँ एक बात साफ निकल कर आती है कि ओशो की बात में सत्यता थी। लगता है सुभाष बाबू एक बार फिर ब्रिटिश सरकार को चकमा देने में सफल रहे। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि सुभाष बाबू 1945 से लेकर 1947 तक क्या करते रहे। गुरु प्रेमियों, अगले भाग में जानिए कि वे कौन से तथ्य और प्रमाण हैं जिसके आधार पर लगता है कि गुमनामी बाबा ही सुभाष बाबू थे, और अगर ऐसा है तो क्या कारण है कि भारत के शेर कहलाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने ही देश में छुपकर रहना पड़ा। इसकी संभावनाओं पर ओशो ने अपने विचार रखे थे। जानने के लिए अवश्य सुने अगली गुरु स्टोरी।